Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। अगर आपको पता चले कि आप बनने के बाद नेतानगरी में अब बात होगी राजस्थान के उस सियासी स्कैंडल की, जिसे कई टिप्पणीकार कह रहे हैं कि अखबार के बीच के पन्नों में सिंगल कॉलम की जगह भी नहीं मिलनी चाहिए थी, जबकि कई कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसके रास्ते कांग्रेस में एक बार फिर से दो फाड़ करना चाह रही है। गोया कांग्रेस में पहले से ही दो फाड़ ना हो और अपनी वापसी की राह तलाश रही है, और कई कह रहे हैं कि एक बार फिर से भाजपा में जो एंटी वसुंधरा खेमा है वो सामने आने की कोशिश कर रहा है, गहलोत को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रहा है पोस्ट बजट सिनेरियो में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं दो वरिष्ठ पत्रकार। नेतानगरी के दर्शक इन दोनों से भली भांति वाकिफ हैं। पहले पत्रकार हैं, वरिष्ठ कह दूं अविनाश जी, पहले त्रिभुवन जी को कहने की कोई बात ही नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार और लंबे समय तक राजस्थान की जमीन और राजस्थान की पॉलिटिक्स को करीब से देखने वाले, रिपोर्ट करने वाले त्रिभुवन जी, जो दैनिक भास्कर अखबार से जुड़े हैं। और हमारे साथ दूसरे विशेषज्ञ हैं अविनाश कल्ला जी, जो कि हिंदी के जाने माने लेखक हैं। इनकी हिंदी में एक बहुत दिलचस्प किताब आई है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की, जिन लोगों को समझ पैदा करनी हो और जो लोग अक्सर पूछते रहते हैं पॉलिटिकल किताबें बताइए, उनको मैं स्ट्रांगली वो किताब रेकमेंड भी करूंगा। पहले भी एक बार नेतानगरी में उस किताब को रेकमेंड कर चुका हूं। अमेरिका 2020 इलेक्शन की जो इनकी यात्रा रही 2020 के चुनाव पर, उस पर वो शानदार पॉलिटिकल रिपोर्टाज हैं जो आपको जरूर पढ़ने चाहिए। ऐसे अविनाश कल्ला जी और त्रिभुवन जी, आप दोनों का एक बार फिर से नेतानगरी में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सौरभ। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जब पिछली दफा जुलाई के महीने में 2020 में पायलट खेमे ने बगावत की थी, तब पायलट प्रदेश अध्यक्ष भी थे और उप मुख्यमंत्री भी थे, तो अपने साथ वो लगभग 2 दर्जन विधायक लेकर चले गए, गुरुग्राम चले गए। वो पूरा एक पॉलिटिकल ड्रामा हुआ। उन दिनों कुछ कथित ऑडियो टेप वायरल हुए थे जिसमें कहा गया कि बीजेपी के अमुक व्यक्ति इन विधायक से बात कर रहे हैं, उन विधायकों से बात कर रहे हैं। अब जब कालीचरण सर्राफ, जो बीजेपी के विधायक, उन्होंने विधानसभा में सवाल पूछा, तो ये उन्हीं टेप्स की बिना पर पूछा या कुछ नया आया सामने? त्रिभुवन जी। असल में जो राजस्थान की राजनीति है और वो जिस तरह लगातार करवट बदलती रहती है और फिर कुछ उसका नया चेहरा सामने आता है, उसी पूरे संदर्भ में इसको देखना होगा। ये सिर्फ अकेला एक सामान्य और बड़ा सहज सा भोला भाला प्रश्न नहीं था कि एक विधायक जो है विधानसभा में इस प्रश्न को पूछे और फिर उसको विधानसभा से का जो संबंधित सरकार का विभाग है वो उसको जवाब दे। तो ये बड़ा सुनियोजित प्रश्न था और इसका जो जवाब दिया गया वो भी ऐसा नहीं है कि कोई बिना सोचे समझे दे दिया गया। तो ये जो दोनों पहलू हैं उनको ध्यान में रखते हुए जब हम इस पूरे प्रकरण के भीतर जाते हैं तो कालीचरण सराफ ने निश्चित रूप से ही राजनीतिक जो फोन टैपिंग का मामला है, पूरा एक तरह से घिरा हुआ मामला है, उससे प्रश्न पूछा। लेकिन कालीचरण सराफ कौन है पहले देखने की ये आवश्यकता है, और कालीचरण सराफ ने यही प्रश्न क्यों पूछा? क्योंकि कालीचरण सराफ बीजेपी के जिस खेमे से संबंधित हैं वो खेमा क्यों पूछ रहा है ये प्रश्न? क्योंकि जब छोटी छोटी चीजें भारतीय जनता पार्टी में और उछाली जा रही हैं और जब सरकार की तरफ से बताया जा रहा है और वो कोई इसे इनकार नहीं कर रहे, यहाँ तक कि जो शांति धारीवाल हैं उन्होंने विधानसभा में ये बयान दिया कि मुख्यमंत्री के जो ओएसडी हैं उनके फोन से ये जो है ये पूरा जवाब जो है एक तरह से, या जो ऑडियो टेप्स हैं वो बाहर भेजे गए। मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश। हाँ, तो अब आप ये देखिए कि ये जो स्थिति थी, इस स्थिति में कालीचरण सराफ वसुंधरा राजे के खेमे से संबंधित हैं और ये जो पूरा टेप का जो प्रकरण है वो प्रकरण किसी एक विशेष बीजेपी के नेता से भी जुड़ा हुआ है।
वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। क्योंकि बार बार अभी जो पिछले काफी समय से जब ये बीजेपी के राजस्थान के दोनों खेमों में जब से ये अंतर्द्वंद हुआ, उनका जो मुठभेड़ें दोबारा से शुरू हुई हैं, और बीच में कई बार ये कोशिश की गई कि इन लोगों के बीच में आपस में सुलह हो जाए, और उधर कांग्रेस में भी सुलह की कोशिशें हुई हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में। तो ऐसे में पूरा प्रकरण जब सामने आता है तो एक तरह से ये इसमें जो सारा प्रकरण है वो इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत के हिस्से में भी जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत कोई भोला भाला प्रश्न है और सामान्य है, ये बड़ी सुनियोजित राजनीति का हिस्सा है। जी, अविनाश कल्ला जी, आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे, खासतौर पे इसी एंगल पर जिसका त्रिभुवन जी ने जिक्र किया कि ये वसुंधरा खेमे की तरफ से अपने अपोनेंट्स को थोड़ा सा बैकफुट पर धकेलने के लिए था, लेकिन बीजेपी ने इस पे बहुत एग्रेसिव स्टांस लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सतीश पुनिया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गजेंद्र सिंह शेखावत ने बाकायदा कहा गया कि सीबीआई जांच की मांग हो। याद दिलाया जाने लगा कि कैसे रामकृष्ण हेगड़े की लोकप्रिय सरकार, जो जनता खेमे की रिवाइवल का एक बड़ा सूचक था, कि हरियाणा में देवीलाल लौटे थे और उससे भी पहले रामकृष्ण हेगड़े लौटे थे कर्नाटक में, और उनको फोन टैपिंग के मामले पे जाना पड़ा था। योर टेक अविनाश कल्ला। एक इसमें जो त्रिभुवन का उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक और बात है, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से आते हैं जी, इलाका अशोक गहलोत का है और आपका भी है, और आपका भी है, मेरा भी, पर मेरा राजनीतिक इलाका नहीं है, मैं सिर्फ एक मतदाता हूं। मैंने कहा कि आप भी जोधपुर से आते हैं। जी जी बिल्कुल आते हैं। तो जो त्रिभुवन जी ने बात कही वो बिल्कुल सही है। उसमें ये भी जोड़ना पड़ेगा, गजेंद्र सिंह फिर से एक टारगेट होते हैं, क्योंकि ये बात अभी से नहीं, ये पहले से चल रही थी। पिछली बार उनको जब प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात आई तो वसुंधरा जी से बात नहीं बनी। गजेंद्र सिंह इस पूरे एपिसोड के बाद थोड़े से मीडिया से और मेन स्ट्रीम से हट गए थे। फिर अभी जब बंगाल चुनाव हो रहे हैं तो वहां वो राजस्थानियों में फिर से घूमने लगे, उनकी फोटोज आने लगे, मारवाड़ी लगे। तो ये एक सवाल आता है और फिर वापस याद दिलाया जाता है कि गजेंद्र सिंह फोन टैपिंग में थे। तो बिल्कुल प्लान्ड क्वेश्चन था, उसी हिसाब से गया और कई कंट्रोवर्सी आई। एक और बात है, जिस कैजुअलनेस से शांति धारीवाल ने ये स्टेटमेंट दिया वो भी गौरतलब है, और ये दिखाती है कि गवर्नमेंट में अशोक गहलोत गवर्नमेंट अपनी सुप्रीमेसी दिखा रही है। आप कह रहे हैं फोन टैप होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने तो 3 नाम भी बता दिए थे, उसी वक्त बता दिए थे, संजय जैन, अशोक सिंह और एक कोई मालानी जी है, उन 3 के नाम लोग हैं। ये लोग राजनीतिक लोग हैं, पॉलिटिकल सर्कल में। ये बिल्कुल राजनीतिक नहीं है, बिजनेस मैन लोग हैं। और कहा गया कि सिक्योरिटी इशू था, इसलिए हमारे पास इनपुट्स थे, इनको टैप किया और पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन निकली। ये पूरा किस्सा था। संजय जैन को जेल भी जाना पड़ा, इन 2 को भी जाना पड़ा। मैं कह रहा हूँ शांति धारीवाल ने जिस कैलकुलेटेड और इजी कैजुअल तरीके से बोला कि लोकेश शर्मा ने जो ये वीडियो रिलीज किया इसमें कौन सी बड़ी बात है। उनके पास आया, उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। कौन नहीं करता? आपके पास आता है तो आप भी मैसेज फॉरवर्ड ही करते हो ना। पर आप और मैं कैजुअल फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। वो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं। ये मामला विचाराधीन था, काफी सेंसिटिव मामला था, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उसी प्रकरण के दौरान सचिन पायलट खेमे से लोकेंद्र सिंह जो उनकी मीडिया संभालते हैं और आज तक के शरद कुमार, इन 2 के नाम आए थे कि इन्होंने एक लिस्ट फॉरवर्ड करी थी कि ये फोन शायद सर्विलांस पे, इन्होंने एक लिस्ट फॉरवर्ड करी, वो भी कहीं से आई और फॉरवर्ड करी गई। उन दोनों के खिलाफ एफआईआर होती है, जो कि बाद में एफआईआर हो जाती है। मुख्यमंत्री के ओएसडी बिल्कुल क्लीन निकल जाते हैं। तो सरकार ने भी अपनी तरफ से कहा हम भी हमारी पूरी मनमानी करेंगे। हाँ किया, अब बताइए। तो बिल्कुल माहौल था, उनको ये माहौल बीच में वापस लाना था। और जिस तरह से भी देखे, इट वाज अ विन विन, इट वाज अ वे टू गिव अ मैसेज कि हमारी सुप्रीमेसी जारी रहेगी, आप कर लो। कई लोग इसको एक किस्म के टैक्टिकल अलायंस की तरह भी देख रहे हैं बिटवीन अशोक गहलोत एंड वसुंधरा राजे टू सेटल देयर पॉलिटिकल स्कोर्स। त्रिभुवन जी, ये बिल्कुल आप काफी सही दिशा में जा ही रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की राजनीति की भी आपकी काफी अच्छी समझ है। लेकिन इसमें सबसे जो दिलचस्प बात ये है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कांग्रेस की तरह 2 खेमे हैं। तो जो कांग्रेस का जो एक खेमा है वो कांग्रेस को घेरना चाहता है, सत्तारूढ़ दल को घेरना चाहता है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो एक खेमा है
वो अपने कुछ खास लोगों को घेरना चाहता है। तो ये एक बड़ी राजस्थान की राजनीति जो है एक नई करवट पर बैठ रही है। और वो ये मतलब उसमें सारी चीजें इतनी मतलब उलझ गई हैं कि उसमें आप देखिए कि ये इतना बड़ा विवाद हो सकता था, क्योंकि राजनीतिक लोगों का ही नहीं, निजी लोगों का भी, सामान्य लोगों का भी फोन टैप करना बहुत गंभीर बात है। उसकी निजता का प्रश्न जो पिछले कुछ समय के दौरान देश में जितना मतलब विमर्श का विषय बना है, जितना चिंता का विषय बना है, जिसके कारण आप देखिए कि लोग व्हाट्सएप से शिफ्ट होकर कहीं और जा रहे हैं और व्हाट्सएप को पूरे अखबारों में विज्ञापन देने पड़े, टीवी में देना पड़ा। तो इतनी जहां सफाइयां दी जाती हैं, निजता का प्रश्न इतना गंभीर प्रश्न है, वहां आप देखिए कि अशोक गहलोत अपना भाषण देने के बाद आखिरी दिन बड़ा मतलब वो एकदम बड़ी सहज तरीके से, जैसे वो मक्खन में से बाल निकलता है उस तरह से वो निकल के चले गए, और उनके कोई शिकन या कोई चिंता, कोई उनको लगा हो कि कोई उन पे प्रेशर पड़ा है, और नहीं है, बल्कि प्रतिपक्ष के नेता जो कटारिया हैं उनके बीच में और बड़े मतलब चुटीले संवाद भी हुए हैं। उनके जो पुराने विधानसभा अध्यक्ष थे और अब जो विधायक हैं कैलाश मेघवाल बीजेपी के नेता हैं और वसुंधरा राजे के खास हैं, वो मतलब बड़ी दिलचस्प बातचीत है वो। तो आप ये जो चीजें देख रहे हैं, इसमें ये लगता है कि सब लोगों ने अपने अपने मजे लिए, सबने अपने अपने विरोधियों को घेरा और उसमें वो विजेता निकले हैं। तो ये एक तरह से स्कोर सेटल करने का मामला है। लेकिन इससे एक जो आंतरिक पहलू जो कांग्रेस की राजनीति से जुड़ा हुआ है वो ये है कि जो इसमें जो लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं उसमें आने वाले समय में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो अब हर गुट के अंदर भी छोटे छोटे गुट हो गए हैं। क्योंकि आप देखिए विश्वेंद्र सिंह ने पहले जो सांसद बीजेपी की सांसद है दिया कुमारी, उनका एक ट्वीट जो है उसको रिट्वीट किया और फिर डिलीट कर दिया। तो इसका क्या है कि इसका साफ इम्प्लीकेशन ये था कि दोबारा जब मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होता है तो कहीं ऐसा नहीं हो कि उनकी बर्थ चली जाए। तो अब ये जो चीजें हैं कि एक आदमी चला जाए, मेरी बारी आ जाए, मुझे मंत्रिमंडल में पद मिल जाए, दूसरे को नहीं मिले, तो ये जो कांग्रेस की जो सरकार है उसके अंदर गुट के अंदर लड़ाई है और गुटों के अंदर फिर छोटे गुट बन गए हैं। तो ये एक बड़ा अलग तरह की राजनीति जो है शक्ल दे रही है। बिल्कुल इसी तरह से बीजेपी के अंदर भी दिखाई देता है साफ तौर पर कि बीजेपी में वसुंधरा राजे का अपना दबदबा है, वो वहां प्रभावी ढंग से असर दिखा रही हैं। सतीश पूनिया अलग तरीके से अपनी इमेज बिल्ड कर रहे हैं, वो अपने आप को बड़ा नेता साबित करने में लगे हुए हैं। और गजेंद्र सिंह जो शेखावत हैं उनको तो जितना पहले आ रहे थे या जितनी उतावलापन वो दिखा रहे थे राजस्थान की, वो एक तरह से अभी एक समय ऐसा लग रहा है कि बैकफुट पे चले गए हैं। तो जो हालात हैं वो बड़े एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और प्रभावित कर रहे हैं एक दूसरे को। इसमें एक दिलचस्प जो बात है, अभी पार्लियामेंट में भी ये प्रश्न था, सीपी जोशी ने उठाया था, जो मतलब चित्तौड़ के सांसद हैं, और उस पे केंद्रीय जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने भी इस मुद्दे को कहा कि हम इसको दूध का दूध पानी का पानी या लॉजिकल एंड तक पहुंचाएंगे। तो कई तरह की राजनीति इसमें चल रही है और कई तरह की जो है वो बड़ी दिलचस्प मोड़ बीच बीच में आ जाते हैं। So let me come to the main question now कि सचिन पायलट जो अपने तेवर दिखा रहे थे, वापस से कुछ तस्वीरें ऐसी रिलीज होती हैं कि चौपर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधायक सचिन पायलट, which says a lot in itself while introducing the leader, साथ में दिख रहे हैं। राहुल गांधी की कुछ सभाओं में साथ चले गए वगैरह वगैरह। लेकिन गहलोत खेमे की तरफ से कोई इस तरीके का पॉलिटिकल सिग्नल नहीं है कि आपको हम वापस से मंत्री बना देंगे, आपको वापस फोल्ड में ले लिया। वो अभी भी एक डिस्टेंस पे रखा जा रहा है। बल्कि कई लोग तो कह रहे हैं कि पहले तो थोड़ा बहुत दखल था भी, पहले थोड़ी बहुत पूछ थी भी, अभी उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि भैया तुम्हारे बिना भी सरकार चल रही है, अच्छे से चल रही है। और एक एक करके, जैसे मैं पिछले दिनों राजस्थान में था तो किसी ने कहा कि साहब गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं, कभी सचिन के करीबी हुआ करते थे लेकिन अब गहलोत साहब के करीबी हैं, सारी नियुक्तियों से पहले उनके साथ सलाह मशवरा होता है। इस पूरे फोन टैपिंग के प्रकरण का एक पहलू ये भी कहा जा रहा है कि जो वो मुकदमे लिखाए गए थे उन विधायकों के खिलाफ, उन मुकदमों पे चिट्ठीबाजी हो गई। लेकिन जैसा राजनीति में कहते हैं ना कि कभी किसी को गाड़ते नहीं है, धर देते हैं, पता नहीं कब दोबारा निकालना पड़े। तो सचिन पायलट की इस पूरे घटनाक्रम में पॉलिटिकल पोजीशन क्या है, उनका फ्यूचर क्या है, कितना वो मुश्किल पा रहे हैं उस रीएडजस्टमेंट को। अविनाश कल्ला जी आपसे शुरू करेंगे।
चलिए, नहीं आपने सही कहा सौरभ। सचिन पायलट बिल्कुल अलग थलग हैं, अभी वेट एंड वॉच वाले सिनेरियो में है। जैसा आपने कहा कि वो फोटोज आए कि सचिन पायलट, एमएलए सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डोटासरा जी एक ही चॉपर में, पर उसके इतर उन्होंने एक और अपनी वो शुरू की कि वो भी अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाते रहते हैं बीच बीच में। अगर कहीं बैठक में भी जाएंगे तो कुछ सौकारों का हुजूम लेके जाएंगे, फिर वो फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे आएंगी। उन्होंने जो अपनी रैलीज करी, जो कि बड़ी बड़ी किसान आंदोलन को लेके उन्होंने 3 बड़ी रैलियां कर दी, तो उनकी भीड़ एक अलग। तो वो अपना चूंकि उनका डायरेक्ट दखल नहीं है, उनकी कोई से नहीं चल रही गवर्नमेंट में, बट जो अपनी एक्टिविटीज वो कर सकते हैं टू मेक हिज प्रेजेंस फेल्ट, वो सारी किए जा रहे हैं। पर बात आपकी बिल्कुल सही है, सरकारी कामकाज में कोई भी तरह की जो कहते हैं कि अपॉइंटमेंट हो, कोई हायरिंग हो, कहीं उनका कुछ नहीं है। अशोक गहलोत की तरफ से उस गुट की तरफ पूरे दरवाजे बंद है और कहीं कैमराडरी नहीं है। पहले जो इक्वेशन थी आज उससे भी बुरी है और दोनों नेता अपनी अपनी पोजीशन पे स्ट्रांगली अड़े हुए हैं। तो वेट एंड वॉच है, हु ब्लिंक्स फर्स्ट वाली स्थिति। बट अभी लेकिन पूरी तरह से ये विधायकों के ऊपर भी तो एक प्रेशर टैक्टिक है कि मतलब इसको बहुत ही सपाट लहजे में कहा है कि गुरु ज्यादा मत उड़ो, हमारे पास तुम्हारा ऑडियो है। हाँ, हमारे वाला पास जो तुम्हारा टोन है। अच्छा, एक और है, दोनों इस बीच में ना वो जो अपने पत्ते दिखाने एक हल्की सी झलक, जैसे सचिन पायलट जब अपना वो रैली करते हैं तो अशोक गहलोत भी अपनी तरफ से एक सटल मैसेज भेजते कि इनका ये कोई मंत्री या कोई आदमी उनके साथ है। तो फिर एक हमारे यहाँ के जो लोकल रामविलास पासवान के एडिशन कह दीजिए, रघु शर्मा, जहां सत्ता होती है रघु शर्मा वहां चले जाते हैं। तो बीच में तो हमारा वो मिनिएचर रामविलास पासवान का, तो वो एक कोई बैठक में सचिन पायलट के साथ हो लिया तो फिर खबरबाजी, फिर सचिन पायलट अपने मन से दिखाएंगे अच्छा ये हमारे विधायक जो पिछली बार उधर थे वापस आ रहे हैं। तो अशोक गहलोत भी एक मैसेज देंगे कि सारी चीज होने के बावजूद देख लो सत्ता हमारे हाथ में। ये चल रही है और इस पूरी चीज में एक बहुत अच्छी बात है सौरभ, राजस्थान की राजनीति बहुत डल होती थी, ये त्रिभुवन जी भी बताएंगे। काफी समय बाद ऐसी रोचक हलचलें होने को आई और पहले लग रहा था 2020 जो है वो कांग्रेस का साल है, यहाँ फाड़ है। बीजेपी में मैं ये नहीं कहूंगा कि 2 गट है, उसमें मल्टीपल लेयर्स है, उसमें कई लोग दावेदारी देख रहे हैं। कांग्रेस में कम से कम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, चैप्टर एंड्स देयर। यहाँ पे वसुंधरा राजे, सतीश पुनिया, गजेंद्र सिंह, ओम बिरला और भी कई सारे। तो हर आदमी अपनी देख रहा है, पर कई लोग इसमें किसकी चलती है। कई लोग इसमें 2 नाम और जोड़ रहे हैं इस सूची में, जो आपने 4 की सूची गिनवाई। एक तो माथुर साहब जो कभी भाजपा के शक्तिशाली प्रभारी हुआ करते थे, वो हमारे यहाँ के एल.के. अडवाणी है जी, ऑलवेज सीएम इन वेटिंग। और दूसरा नाम इसमें बताया जा रहा है जो फिलहाल उत्तर प्रदेश में है, सुनील बंसल। बिल्कुल करीब है, तो ये लंबी सूची और है। अगर हम देखें तो त्रिभुवन जी शायद इसमें एक आध नाम और जोड़ देंगे। तो कांग्रेस में कम से कम 2 का ही झगड़ा है, यहाँ तो मल्टीपल लेयर फाइट है। जी त्रिभुवन जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कांग्रेस के विधायकों पर प्रेशर टैक्टिक और बसपा के जो विधायक कांग्रेस में आए, बसपा के जैसे मान लीजिए वो अवाना है, वो भरतपुर की एक सीट से विधायक हैं, क्या लाव लश्कर चलता है उनके साथ, सिक्योरिटी चलती है। तो मैंने कहा भाई ये क्यों, ये तो बड़ा अतिरिक्त जलवा दिख रहा है एक विधायक का। बोले नहीं अभी इन सब की बड़ी पूछ है। तो विधायकों की जब एक एक विधायक की बड़ी पूछ है और उसी क्रम में किसी वो जो कैरेट और डंडी वाला जो फॉर्मूला चलता है, आपको लग रहा है कि अशोक गहलोत सरकार जो सचिन पायलट खेमे के विधायक हैं उन पर भी प्रेशर बनाए रखने के लिए इसको इस्तेमाल कर रही है, और कैसे इस्तेमाल कर रही है, कितना टैक्ट है इसमें? अब जो राजस्थान की परिस्थितियां हैं, जिस तरह के हालात बन गए हैं, उनमें एक बात मैं पहले याद दिलाऊंगा कि राजस्थान में एक बड़ी पुरानी कहावत चलती है कि जब बच्चा रोने लगता है और माँ से रोटी मांगता है तो वो रोटी के लिए रोता है, झगड़ा करता है, भूखा होता है, तो वो माँ क्या करती है कि उसको यहाँ कहते हैं आले में बिठा दिया, मतलब ऊपर वो बिठा देती है, दीवार में कोई एक जगह बनी होती है उसमें। तो वो बच्चा जो है वो मतलब रोटी भूल करके वो कहता है पहले मुझे आले से नीचे उतार। तो वो जो है आले से उतारने के लिए रोता रहता है। तो ये जो अभी जो केसेज हुए और जिस तरह से उलझा दिया सत्ता ने पूरा एक तरह से, जिसके हाथ में जिसके भी होते हैं, वो चाहे वसुंधरा के हाथ में हो, वो चाहे अशोक गहलोत के हाथ में हो, वो चाहे सचिन पायलट के हाथ में हो,
तो ये जो राजनीति का एक पैंतरेबाजी है, उसमें अशोक गहलोत ने जो है वो बाजीगरी तो दिखाई, वो जादूगरी तो दिखाई है, वो साथ साथ बीच बीच में बाजीगरी भी दिखाते रहते हैं। तो ये जो जो सियासत की जो बाजीगरी है, उसका नतीजा ये निकला है कि अभी एक बार इनकी थोड़ी बहुत सुलह दिखाई दे रही है, ऐसा मैसेज संदेश गया है कि भाई दोनों के बीच में कुछ कुछ सुलह हुई है, और कुछ ऐसे संकेत भी हैं कि नहीं अभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन सचिन पायलट के खेमे में या उनके जो सिंपैथाइजर हैं या उनमें स्वयं में एक जो बड़ी उम्मीद है वो सिर्फ ये है कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ नहीं है, सरकार के लगभग 3 साल बाकी हैं, और इन 3 साल में जो ये आगे वाला साल है और खासकर जो 4 उपचुनाव होने हैं, इनके नतीजे हैं, इसके दौरान कितना असंतोष उपजेगा, क्या कुछ होगा, ये इन घटनाओं पे बहुत कुछ निर्भर करता है और उसमें उनकी उम्मीदें भी टिकी हुई हैं। मान लो अशोक गहलोत 4 उपचुनाव लूज कर जाते हैं तो सचिन पायलट थोड़ा उनका रास्ता आसान हो सकता है। अगर अशोक गहलोत 4 सीटें जीत लेते हैं या 2 या 3 भी जीत लेते हैं तो शायद इनकी स्थिति जो है अब जैसी ही रहेगी। तो बहुत कुछ डिपेंड इस बात पे करेगा। फिर मंत्रिमंडल विस्तार का मसला है, तो मंत्रिमंडल जाहिर है कि बहुत ज्यादा लोगों को नहीं लिया जा सकेगा, तो जो लोग नाराज होंगे उनसे फिर थोड़ी सी उम्मीद बनती है कि एक अभी जो 19, 16, 17, 20 जितने भी विधायक उनके खेमे में हैं, वो संख्या बढ़ करके दुगुनी हो सकती है, 1.5 गुनी हो सकती है, वो कितनी होती है। तो दो बड़ी बड़ी स्थितियां बड़ी जटिल हैं, और सच पूछें तो परिस्थिति मुझे कुछ ऐसी लगती है कि जैसे किसी के पास ट्रेन चढ़ने का समय है, समय बड़ा कम है, और गिलास में जो दूध ला करके दिया है वो बहुत गर्म है। तो अब आप उस गर्म जो परिस्थिति है वो काफी कुछ सचिन पायलट के पास समय नहीं है, समय बहुत कम है, क्योंकि एक जो मोटे तौर पे मान लिया गया है या जो राजस्थान की राजनीति का ट्रेंड है उसमें ये है कि आने वाली जो सरकार है वो बीजेपी की होगी, वो कांग्रेस की शायद नहीं हो, क्योंकि कांग्रेस का अभी जो परिस्थितियां जो बनी हैं जिस तरह की है, उसमें एक इस बात को झुठलाने वाली इतनी है कि बीजेपी के अंदर झगड़ा बड़ा बढ़ गया है। तो बीजेपी और कांग्रेस के साथ एक तथ्य और जुड़ा हुआ है, वो ये है कि जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है वो बहुत सशक्त और मजबूत है, और कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बहुत ही कमजोर हो गया है, जिसके भरोसे सचिन पायलट राजस्थान आए थे और राजस्थान में उनकी एक बड़ी ताकत बनी थी, जिस बेस पर वो उनको जो एक मतलब जिससे मौका मिलता था, जहां से वो ताकत शक्ति ग्रहण करते थे, वो जो उसका शक्ति केंद्र है उनका वो बहुत कमजोर हो गया है। उसे शायद अशोक गहलोत ने ज्यादा कैप्चर किया है, ज्यादा अपनी तरफ वहां वर्चस्व बढ़ाया है। तो परिस्थितियां बड़ी उलझी हुई और जटिल सी हैं। इन परिस्थितियों में बहुत कुछ आगे आने वाले समय में जो 4 उपचुनाव होने हैं उस पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। आने वाले समय के दौरान जब मंत्रिमंडल अगले सवाल की तरफ बढ़ता, माफ कीजिए आपको बीच में टोका क्योंकि समय थोड़ा सा ज्यादा लग रहा, तो मेरे पास सवाल अभी बचे हैं, तो मुझे लालच और विषयों पे भी आप लोगों को सुनने का है। मेरे 3 सवाल हैं भाई साहब, ठीक है, और आप दोनों भाई साहब लोगों से मुझे उनके जवाब चाहिए। एक सुरगा चला लुटियंस दिल्ली में कि कांग्रेस के पास अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या विकल्प हैं, और कहा गया कि जो कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता हैं, तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। अनुभवी हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, गुजरात में और कई जगहों पे अपना हुनर दिखा चुके हैं, परिवार का भी भरोसा है उनके ऊपर, आदि इत्यादि। तो उस पे जब हमें जिस सज्जन ने ये बात कही तो हमने कहा कि अब आप अगली लाइन मत ये कहिएगा कि इनको दिल्ली ले आएं और सचिन पायलट सीएम बने, क्योंकि अगर अशोक गहलोत मान लीजिए फॉर आर्ग्यूमेंट सेक दिल्ली जाते भी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के, तो उनकी पहली शर्त यही होगी कि सचिन पायलट सीएम नहीं होंगे, मेरा व्यक्ति सीएम होगा। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम बोथ ऑफ यू, क्या जयपुर में इस तरह की कभी कोई चर्चा होती है? क्या अशोक गहलोत ये बड़ा राजनीतिक दांव खेल सकते हैं अगर उन्हें परिवार की तरफ से ऑफर आए तो? सौरभ, ये जो आप कह रहे हैं, आपने लटियंस में एक से सुनी, यहाँ हर दूसरे पत्रकार से आप इस तरह की थ्योरी सुनते रहेंगे। या कई पत्रकार ऐसे भी हैं जो सुबह वीडियो में एक थ्योरी देते, शाम को दूसरी दे देते हैं। तो एक अच्छी बात यह है पत्रकारों के लिए और हम सभी कमेंटेटर्स के लिए कि मसाला खूब है। पर जितना अशोक गहलोत को हम समझ पाए या जान पाए, मुझे नहीं लगता अशोक गहलोत ऐसा ऑप्शन लेंगे। और कई सूत्रों से और कई बार वो इंडिकेट कर चुके हैं, कई लोगों से जब बात होती है प्राइवेट में, तो उनका बहुत साफ कहना है कि अशोक गहलोत ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। ये ऑफर तो
उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले भी था। ऐसा नहीं है कि ये इस झगड़े के बाद ऐसा ऑफर आया हो। पर अशोक गहलोत को जितना जानते हैं, देखिए 3 ही पद होते हैं राजनीति या पब्लिक लाइफ में, डीएम, सीएम और पीएम, जिनकी चलती है भैया। बाकी सब पद इर्द गिर्द हैं। तो पीएम बनने का मौका नजर नहीं आ रहा, सीएम पास में है, तो कोई भी पॉलिटिशियन और इतना मजा हुआ पॉलिटिशियन तो ये बात मानेगा ही नहीं। आप देखिए हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली की तरफ रुख ही नहीं करते। जब से आप ऐसी हवाएं चलाने लगे हैं, वो मुख्यमंत्री जो हर दूसरे दिन दिल्ली भाग जाते थे, आजकल वो दिल्ली की तरफ देखना पसंद नहीं करते। हम तो सिर्फ हवाओं का रुख देख रहे हैं, हवा चलाने वाले तो और ही लोग होते हैं अविनाश जी। तो वो कई सारी चीजें हैं। पर आप देखिए, ये गौरतलब बात है, अशोक गहलोत ने दिल्ली की तरफ अगर आप देखें, कोविड जरूर एक बहाना हो सकता है जब काम होते जाते हैं, पर अब दिल्ली उनका वो फेवरेट स्पॉट नहीं रहा। त्रिभुवन जी इस पे क्या कहते हैं? त्रिभुवन जी देखिए, एक तो जो मतलब अशोक गहलोत अगर आज सीएम है और वो ताकतवर माने जा रहे हैं और वो केंद्र में अगर मान लो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो कमजोर होकर के जाएंगे, वो ताकतवर होकर के जाएंगे। और उससे उनकी एक जो सहज बात है, ये जो लोग बड़ा आसान रास्ता देखते हैं, ये बहुत पहले का विकल्प है। ये जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं बने थे और राजस्थान में चुनाव हो रहे थे, उस प्रोसेस के दौरान बहुत सारे लोगों ने जो एक तरह से ये देखते थे कि सचिन पायलट का भविष्य भी बेहतर हो और अशोक गहलोत भी बेहतर हो और कांग्रेस जो है एक अच्छे दल के रूप में उभरे, तो उन लोगों का ये मानना था एक तरह से कि किसी तरह से अशोक गहलोत को अगर केंद्र में ले लिया जाए और सचिन पायलट एक नए चेहरे के रूप में, नई पीढ़ी के रूप में उनको बागडोर यहाँ की सौंप दी जाए, तो शायद कांग्रेस के लिए बेहतर होगा। उस समय ऐसा नहीं लग रहा था कि अशोक गहलोत जो है वो इतना इस गेम को अपनी पक्ष में कर लें। लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनके जिस तरह के रिश्ते बदले, मतलब सकारात्मक हो गए या बदलाव हो गया, और सचिन वो केंद्रीय नेतृत्व कमजोर हुआ, तो ये जो एक असंतुलन जो बना, उस असंतुलन के दौरान अशोक गहलोत ने अपने पांव यहाँ जमा लिए। और मुझे नहीं लगता कि जो लोग ये रास्ता देखते हैं कि अशोक गहलोत को केंद्र में ताकतवर पद दे दिया जाए या राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए और सचिन पायलट यहाँ मुख्यमंत्री बन जाए, मुझे ऐसा नजर नहीं आता। क्योंकि जो अशोक गहलोत जिस तरह की राजनीति करते हैं और वो अपने विरोधियों को जिस तरह से आज तक का जो इतिहास है उसमें ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया कि उन्होंने उनको कभी आगे बढ़ने का मौका दिया। तो उनकी जो राजनीति का चरित्र है, जो उनका कैरेक्टर है, जो उनकी तासीर है, उसे देखते हुए हम साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि अगर वो ताकतवर हुए तो सचिन पायलट के लिए मुश्किलें होंगी, आसानियां नहीं होंगी। कहीं अगर सचिन पायलट के लिए बेहतर भविष्य का मौका है, तो मुझे लगता है दोनों के बीच में सुलह से या सचिन पायलट किसी तरह से अपनी राजनीतिक ताकत दिखाएं आने वाले समय में, तो उनके बीच में कोई सुलह हो सकती है। जी, दूसरा मेरा सवाल ये है कि बीजेपी वसुंधरा राजे सिंधिया नाम की जिक्सा पजल को कैसे सॉल्व करे? बीजेपी कितनी दफा, कितने ढंग से ये स्पष्ट कर चुकी है कि ये जो पुराने छत्रप हैं, नाउ वी आर ट्राइंग टू लुक बियॉन्ड देम। आप कैबिनेट में किस तरह के मंत्री आते हैं, लोकसभा में टिकट का वितरण देखिए, सारी चीजें देखिए, तो बहुत स्पष्ट समझ में आता है किसको आप प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं। सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो एक जो ये था एक क्लेम कि साहब जाटों की पॉलिटिक्स, वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, और मुझे बताया गया कि उनके अंदर एक ये बड़ा रिजेंटमेंट है कि वो कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए डिस्पाइट बीइंग अ पावरफुल ब्लॉक। फिर जैसे उधर से गहलोत खेमे की तरफ से कई बार प्रोजेक्ट किया जाता है कि भाई दो बड़े इंटरेस्टिंग प्रोजेक्शन मुझे सुनने को मिले सचिन पायलट के बारे में। एक तो ये कि साहब गुजरों के नेता हैं, और इस एक चीज से हत्ते से उखड़ते हैं सचिन पायलट की, कोई उनको कहते हैं कि साहब गुजरों के नेता हैं, ये राजस्थान के नेता नहीं है। और दूसरा ये कि यार ये यूपी के लोग आके राजस्थान में पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं, राजस्थान के नेता कम पड़ गए हैं क्या? खैर वो सचिन पायलट की बात थी। मैं वसुंधरा राजे के केस में ये जानना चाह रहा हूँ, रस्साकशी किस तरह की हुई 2014 के मंत्री परिषद के जिस दिन शपथ थी उस दिन से लेके 2017 का चुनाव, और उस 17 के चुनाव का नैरेटिव कि मोदी तुझसे बैर नहीं, रानी तेरी खैर नहीं, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर रस्साकशी। और आप देखिए ये सारी चीजें कि हमारे विधायकों को सवाल नहीं पूछने दिए जा रहे हैं, फिर और कितने छोटे छोटे सिग्नल्स दिए जाते हैं। साहब वसुंधरा की गाड़ी आई, लेकिन वो मुख्यालय के पोर्टिको में तो प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी खड़ी है, तो वसुंधरा को पैदल जाना होगा।
बहुत छोटे और बड़े सिग्नल लगातार दिए जा रहे हैं। नेताओं को प्रमोट किया जा रहा है। ओम बिरला स्पीकर हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के बेटे को चुनाव हरा के पहुंचे हैं लगातार दूसरी बार। ब्लू आइट बॉय कहे जा रहे थे एक जमाने में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के। उसके बाद आपके प्रदेश स्तर के नेता हैं, वो भी अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। और इन सब के बीच ये सवाल पूछा जाता है कि हाउ फार वसुंधरा कैन गो, हाउ फार बीजेपी कैन गो एंड हाउ फार वसुंधरा राजे सिंधिया कैन गो। क्या वो अपनी अलग पार्टी फ्लोट करेंगी या वो विद इन पार्टी अपनी मसल फ्लेक्स करेंगी और वो सारी चीजें याद भी दिलाएंगी पुराने लोगों को कि जब बीजेपी एक या दो उद्योगपतियों के चंदे के सहारे होती थी, तब ये वसुंधरा की माता जी थी विजया राजे सिंधिया, जिन्होंने पहले एमपी में और फिर पूरे देश में इसके वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाली और कितनी दफा उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भी अपनी दूरी रखी। तो क्या है दिस जिक्सा पजल? ये जो राजस्थान की राजनीति का जो जिस तरह का अभी सामने सिनेरियो आ रहा है, जो दृश्य बना है, वैसा वसुंधरा राजे के सामने पहले भी आया था। और उस दौरान दिक्कत सबसे बड़ी ये थी, या अब से जो हटकर के जो सिनेरियो था, कि उस समय बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बहुत कमजोर था, इस तरह का नहीं था जैसा आज दिखाई देता है। लेकिन आप ये देखिए कि वसुंधरा राजे में सबसे बड़ी जो उनकी जो ताकत और जो कमजोरियां हैं, वो ताकत ये है कि वो एक बड़े लंबे समय बाद राजस्थान की राजनीति में मिली एक महिला नेता है। तो उनका जो एक बात जो अभी आमतौर पे बहुत बार राजस्थान की राजनीति में भुला दी जाती है, वो ये है कि वो एक महिला होने के नाते अपने आप की ताकत बहुत बड़ी पाती है। राजस्थान की महिलाओं का एक काफी बड़ा तबका जो है, वो उनको वहां से ऊर्जा मिलती है, समर्थन मिलता है। दूसरा, जो जातिगत सिनेरियो है, जिस तरह से जाट की बहू, राजपूत की बेटी, गुर्जर की समधन, ये एक उन्होंने जो सोशल इंजीनियरिंग कर रखी है, उससे वो ताकत पाती हैं। और बीजेपी के आंतरिक जो नेता हैं, अभी जब थोड़ी देर पहले बात चल रही थी, आप कह रहे थे कि 4 नाम सामने आए हैं। 4 नहीं है, एक दिन अशोक गहलोत जो हैं, उन्होंने 9 नाम गिनाए थे। और फिर बाद में हम कुछ पत्रकार बैठे और जब उन 9 नामों को गिन रहे थे, तो वो 11 नाम थे, जो बिल्कुल मतलब उन 11 में 5-6 लोग बहुत ताकतवर हैं और बाकी लोग भी कमजोर नहीं है। तो ये करीब 10-11 लोग हैं जो बहुत बीजेपी के लिए जो सबसे बड़े संकट का जो कारण है, या जो आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है जिसकी वजह से वो, या वसुंधरा के लिए जो फेवरेबल बात है। कांग्रेस में सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत का संघर्ष है, जो उस पार्टी को मुश्किल में डाले हुए। लेकिन यहाँ तो 11 लोग नहीं भी मानेंगे आप, मतलब जबकि 11 हैं बड़े प्रमुख लोग, उन 11 के बजाय 6-5 त्रिभुवन जी, लेकिन मैं आपको बीच में टोकूंगा कि ये जो 11 लोग हैं, इन 11 में से कितने ऐसे हैं जो सामने आके कन्फ्रंट कर सकें, केंद्रीय नेतृत्व को आंख दिखा सकें, साफ तौर पर दम ठोक सकें, ताल ठोक? उसमें एक ही है, उस मामले में एक ही है, और वो वसुंधरा राजे है। और वो देखिए, आप केंद्रीय नेतृत्व को भी, इधर सचिन पायलट ने भी आंख नहीं दिखाई, वो भी कोई दूसरा रास्ता लिया, उन्होंने अलग तरह का विद्रोह दिखाने की कोशिश की, और एक उन्होंने अपने आप को बचा के रखने की कोशिश की कि किसी तरह से मैं पार्टी विरोधी नहीं समझा जाऊं। लेकिन यहाँ वसुंधरा राजे जो है, वो बहुत ही बर्निंग डिजायर के साथ राजनीति में मौजूद है। वो बार बार धमकती हैं, और वो अभी उनका जो ताजा बयान था, उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं वसुंधरा राजे, विजया राजे की बेटी, और कौन सी विजया राजे? वो विजय राजे जिसने दीपक जलाया, यानी कि जिन्होंने जनसंघ जो है उसकी स्थापना की, बीजेपी की स्थापना की, दीपक जलाया, कमल जलाया। तो वो एक अपना विरासत का भी पूरा उदाहरण देती है, और ऐसा लगता नहीं है कि अगर उनको इग्नोर किया गया तो वो बहुत आसानी से हट जाएंगी। तो इसलिए बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है, और वो एकदम से हटने वाली नहीं है, और वो खुली चुनौती भी दे सकती है, क्योंकि Can there be a political settlement where they accommodate Vasundhara Raje Scindia in the central cabinet, और कुछ उनके लोगों को टिकट मिल जाए, कुछ हो जाए, और किसी एक नाम पे वो वीटो कर दें तो कोई दूसरा नाम आ जाए, इस तरीके की चीजें? क्योंकि लॉन्गर रन में वसुंधरा को भी पता है कि उन्हें जो उनके पुत्र हैं सांसद दुष्यंत, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर भी देखना है, और उन्होंने ये भी देखा है कि अपनी पेरेंट पार्टी से बाहर जाकर बीजेपी में तो कोई सफल नहीं हो पाया है। कांग्रेस में कई सफल हुए हैं, ममता बनर्जी, टीएमसी, है ना, एक लंबी लिस्ट है, शरद पवार, सब लोग। पर आप देखिए, कल्याण सिंह ने बगावत की, उमा भारती ने बगावत, ये सब कद्दावर नेता थे। क्या प्रचंड जनादेश लेके उमा भारती आई थी मध्य प्रदेश में, क्या हुआ? दहाई में कैसे कितनी पहुंच पाए? वही हाल कल्याण सिंह का हुआ, सेकंड फिडल बन के रह गए उन्हीं मुलायम सिंह के, जिनकी तमाम जिंदगी उन्होंने राजनीतिक मुखालफत की थी। तो एक उसकी एक लिमिटेशन भी है।
कि घर के भीतर रह के कितना विरोध करोगे और एक बार आपने बाहर पांव रख दिया तो ये बात भी है। लेकिन सौरभ जी, राजस्थान की राजनीति में एक खास बात है, वो ये है कि राजस्थान की राजनीति में जो 1952 से लेकर के अब तक की सियासत जिस तरह से हुई है, उसमें एक बड़ी पार्टी के लिए बीजेपी कांग्रेस के अलावा एक अभी बड़ा स्पेस है। और इस चीज की स्टडी जो है पहले आई रिमेम्बर आपने पहले भी ये थर्ड फ्रंट की पॉसिबिलिटी की चर्चा की थी। हनुमान बेनीवाल चाहे तो इस तरह की बातें सुन के हनुमान बेनीवाल और छोटू भाई वसावा बता सकते हैं। तो क्या है कि ये सचिन पायलट और वसुंधरा राजे जैसे जो लोग हैं, ये बड़े कद हैं, बड़े नाम हैं और इनको पहचान का संकट नहीं है। अब हनुमान बेनीवाल अपने लिमिटेड क्षेत्र के हैं, क्रूरदल मीणा या देवी सिंह भाटी लिमिटेड क्षेत्र में थे, लेकिन ये बड़े चेहरे हैं जो इनके साथ एक तीसरा पक्ष आ सकता है। तो ये अगर जब हम देखते हैं इस चीज को, तो वो इनके हाईकमान का एक जो है उनको एकदम इग्नोर करना संभव नहीं दिखाई देता। देखिए, आपने जो कहा कि क्या वसुंधरा राजे दिल्ली आ सकती है सेटलमेंट, ये ठीक उसी तरह की बात है कि क्या अशोक गहलोत दिल्ली चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये ओल्ड गार्ड बड़ा टैंडम में खेलता है हमारे यहाँ। एंड यू नो, जस्ट लुक एट द रूल, इट्स नॉट बीन अ बीजेपी और अ कांग्रेस रूल। ये वसुंधरा और अशोक गहलोत की सरकार पिछले 20 साल से चल रही है। पर हाँ, वो अपनी लड़ाई अंत तक लड़ेगी और उन्होंने ये मंसूबा क्लियर किया। आज से पहले वसुंधरा राजे हमेशा चौथे साल के बाद एक्टिवेट होती थी। ये यात्राएं वगैरह सब चौथे साल का काम है कि हाँ अब हम आएंगे, हमारी ओरेटरी होगी, हमारा एक जज्बा होगा और आएंगे। इस बार बीच में आके उन्होंने ये बहुत क्लियर मैसेज दिया। एंड डिस्पाइट द डिफायंस, अरुण सिंह आए दिल्ली से, जेपी नड्डा आए, सॉरी, उन्होंने कहा कि एकला चलो नहीं चलेगा। वो सब बातें ठीक है, वो सारी बातें उन्होंने सुनी, पर उन्होंने अपनी यात्रा जो 8 से करनी थी वो 7 से शुरू करी और 2 दिन किया। उन्होंने अपने नंबर फेंके, उनकी तरफ से लिस्टें भी जारी हुई कि ये लोग हमारे साथ हैं। तो वसुंधरा राजे इतनी इजीली इस पॉलिटिकल स्पेस को नहीं छोड़ेंगी। चलिए, आप दोनों लोगों ने इतने... ये कांग्रेस के लिए एक सिल्वर लाइनिंग है। ये कांग्रेस के लिए एक सिल्वर लाइनिंग है कि अगर वो अपनी राजनीतिक पहचान, बिकॉज पिछली बार 21 पे सिमट गए थे वो लोग, इस बार का जो हालात है वो लग रहा है कि वो रिकॉर्ड ना टूट जाए। बट बीजेपी की इनफाइटिंग अगर कांग्रेस अपने अंदर का कलह सुलझा लेती है तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अविनाश जी, लेकिन हम एक चीज भूल रहे हैं इन सबके बीच कि नेताओं की आपसी गुटबाजी, गिरोहबंदी, कलह जो कुछ भी हो, लेकिन अभी भी बीजेपी के पास ब्लॉक और बूथ के लेवल पर बहुत मजबूत इलेक्शन मशीन बिल्कुल है। संसाधन, नरेंद्र मोदी और एंटी इनकम्बेंसी, ये 4 चीजें हैं अभी भी। नहीं, ये चारों रहेंगी सर, बिल्कुल। और आप इसी चीजों का देखिए, वसुंधरा राजे तीसरे ही साल में एक्टिव हो गई है। उनको सब ये चीजें पता है, उनकी तरफ से अपने मैसेजेस जाने शुरू हो गए। शी नोज शी इज फाइटिंग अ टफ बैटल, शी हैज सर्वाइव्ड इट वंस लास्ट टाइम गजेंद्र सिंह जी वाले एपिसोड में। इस बार उनके लिए भी मुश्किल होगी, बट वो वसुंधरा राजे है, वो लड़ेंगी अंत। चलिए, त्रिभुवन जी, आप कुछ कह रहे थे? वन पार्टिंग नोट। बस छोटा सा कह रहा था कि जो वसुंधरा राजे हैं, उनका बहुत बार ये बयान आता है कि मैं राजस्थान की मिट्टी में जन्मी हूँ, यहीं पैदा हुई, मतलब यहाँ आई हूँ और अब मैं यहाँ से इसी मिट्टी में मिलूंगी। जो इस तरह के उनके बयान रहते हैं बीच बीच में, वो साफ तौर पे उनकी जो बर्निंग डिजायर है, नेतृत्व को संदेश होता है, वो संदेश होता रहता है। तो ये जो सिनेरियो है वो काफी कुछ इस तरह का है। और बाकी 4 चीजें आपने बताई। धन्यवाद जी। और उन्होंने अपनी फ्लैम्बॉयंस नहीं खोई जी। चलिए, अब ये सब तो राजस्थान में 2 बरस बाद जो चुनाव होंगे उसमें 2 बरस आपको ऐसी खबरें बीच बीच में आती रहेंगी कि नेता नगरी में आप राजस्थान डिस्कस करें, वरना हम अमूमन आते नहीं थे। हम 5 साल वाली, हम 5 वर्षीय योजना थे। नहीं, देखिए भाई साहब, ये 5 वर्षीय योजना लल्लन टॉप के पहले रही होगी। लल्लन टॉप का ये बड़ा खास ध्यान रहता है कि किसी भी राज्य में, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो तो उस पर जरूर बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया डेवलपमेंट करने लगे। हाँ, और आप लोग हमें खबरें देती रहिए। मतलब एक पॉलिटिकल रिपोर्टर क्या चाहता है, यही चाहता है कि खूब ब्राउनियन मोशन होता रहे। थैंक यू सो मच नेता नगरी में जुड़ने के लिए।